हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम अपनी पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1853 के चार्टर अधिनियम तक, जिसमें हमने कंपनी का शासन पढ़ा और आगे 1858 से हम क्राउन का शासन पढ़ेंगे। 1858 में भारत शासन अधिनियम आया, जिसमें भारत का शासन ब्रिटेन क्राउन के अधीन कर दिया गया। जिसमें जो प्रोविजन किया गया था, भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई और मुगल सम्राट का पद समाप्त कर दिया गया। इसमें 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बनाया गया था, वो 1858 के भारत शासन अधिनियम में समाप्त कर दिया गया। ब्रिटेन की संसद ने भारत में सचिव पद बनाया और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। उसके उपरांत 1861 में भारत परिषद अधिनियम आया, जिसमें विभागीय प्रणाली की प्रारंभ किया गया और पहली बार ही अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी वायसराय को दी गई। आज जो हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है, उसकी शुरुआत 1861 के भारत परिषद अधिनियम से मानी जाती है। तदुपरांत 1873 का अधिनियम आया, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता था। यह प्रोविजन था, जिसमें 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। 1892 का भारत परिषद अधिनियम आया, जिसमें अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई और बजट पर बहस करने और कार्यकारिणी में प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। 1892 के परिषद अधिनियम में जो भारत का बजट तैयार किया जाता था, ब्रिटेन की संसद में जाकर उस पर बहस की जाती थी, उसमें भारतीयों को भी प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। तदुपरांत 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया, जिसमें मार्ले भारत के सचिव थे और मिंटो 1909 में भारत के वायसराय थे। इसमें जो प्रोविजन किया गया, पहला था मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया और सांप्रदायिकता के जनक मिंटो को माना जाता है और बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार भारतीयों को दिया गया। जैसे ब्रिटेन की संसद में जब भारतीय बजट पर बहस की जाती थी, तो जो भी भारतीय कोई भी ब्रिटेन के राज्य सचिव से जब प्रश्न पूछे जाते थे, तो एक बार प्रश्न पूछने के बाद उन्हें पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, जबकि 1909 के मार्ले मिंटो अधिनियम में यह अधिकार दिया गया। सत्येंद्र प्रकाश सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में पहले भारतीय सदस्य बने। तदुपरांत 1909 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया, जिसमें मॉन्टेग्यू भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। जिसमें कुछ प्रोविजन थे। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। द्वैध शासन प्रणाली के जनक लियोनस कार्टियस को माना जाता है और प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया, जिसमें पहला था आरक्षित, दूसरा था हस्तांतरित। आरक्षित विषयों में जैसे भूमि थी, वित्त था, औद्योगिक विवाद था, कर लगाना था, ये सब आरक्षित विषयों में था। हस्तांतरित विषयों में क्या था, जिसमें धार्मिक तथा अग्रहार अनुदान था, शिक्षा थी, पुस्तकालय थी, संग्रहालय था, ये हस्तांतरित विषय में था। और कुछ प्रोविजन किए गए, जिसमें भारत सचिव को यह अधिकार दिया गया कि भारत में महालेखा परीक्षक नियुक्ति कर सके और 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर सिविल सेवकों की भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग का गठन किया गया और पृथक निर्वाचन का विस्तार कर दिया गया, जिसमें सिख, ईसाई और यूरोपियों को भी अलग से चुनने का अधिकार दिया गया। चौथा पॉइंट, केंद्रीय बजट में राज्यों पर बजट से अलग कर दिया गया। अब केंद्रीय बजट और राज्यों का बजट अलग कर दिया गया और 1919 के अधिनियम में ही भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। 1935 का भारत शासन अधिनियम आया, जिसमें
प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। इसके तहत सूचियों का निर्माण किया गया, जैसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में केवल केंद्र कानून बना सकती थी, राज्य सूची में केवल राज्य कानून बना सकता था और समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते थे, लेकिन विवाद की स्थिति में संघ का कानून उच्च माना जाएगा। इसके तहत आज जो म्यांमार है, उस समय भी वो ब्रिटेन की हुकूमत का गुलाम था और उसे बर्मा के नाम से जाना जाता था। लेकिन 1935 के अधिनियम में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई और लगभग भारत में जितने भी निवास करने वाले थे, लगभग 10% जनसंख्या को मत देने का अधिकार दिया गया। जय हिंद।